राजीव गांधी 20 अगस्त 1944, 21 मई 1991, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े पुत्र और जवाहरलाल नेहरू के दौहित्र नाती भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। राजीव का विवाह एंटोनिया माइनो से हुआ, जो उस समय इटली की नागरिक थी। विवाहोपरांत उनकी पत्नी ने नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया। कहा जाता है कि राजीव गांधी से उनकी मुलाकात तब हुई जब राजीव कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे। उनकी शादी 1968 में हुई, जिसके बाद वे भारत में रहने लगी। राजीव व सोनिया एंटोनिया माइनो की 2 बच्चे हैं। पुत्र राहुल गांधी का जन्म 1970 और पुत्री प्रियंका गांधी का जन्म 1972 में हुआ। राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा विशेष आयोजन होता है। देश भर में पार्टी सदस्य अपने पूर्व नेता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी फोटो पर माल्यार्पण किया जाता है, दीपक जलाकर उन्हें याद किया जाता है। दिल्ली में स्थित राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि में राजीव गांधी का पूरा परिवार, करीबी मित्र, रिश्तेदार और कांग्रेस पार्टी के मुख्य लोग इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा देश के और भी दूसरी पार्टी के प्रमुख नेता भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां जाते हैं। राजीव गांधी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वो एक एयरलाइन पायलट की नौकरी करते थे। परंतु 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सहयोग देने के लिए सन 1981 में राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश लिया। वो अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने और 31 अक्टूबर 1984 को अंगरक्षकों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने और अगले आम चुनावों में सबसे अधिक बहुमत पाकर प्रधानमंत्री बने रहे। राजीव गांधी ने 1985 में मुंबई में एआईसीसी के पूर्ण सत्र में संदेश यात्रा की घोषणा की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल ने इसे पूरे देश में चलाया था। प्रदेश कांग्रेस समितियों, पीसीसी और पार्टी के नेताओं ने मुंबई, कश्मीर, कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर से एक साथ 4 यात्राएं की। 3 महीने से अधिक समय तक चली यह यात्रा दिल्ली के रामलीला मैदान में संपन्न हुई। राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय उन्हें जाता है। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवाने का काम उन्होंने किया। मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार राजीव गांधी ने दिलवाया। 1990 में राजीव गांधी ने विभिन्न तरीकों से भारत यात्रा की। पदयात्रा, एक साधारण यात्री ट्रेन की दूसरी श्रेणी की गाड़ी। उन्होंने अपनी भारत यात्रा के शुरुआती बिंदु के रूप में चंपारण को चुना। राजीव गांधी ने 19 अक्टूबर 1990 को हैदराबाद के चारमीनार से सद्भावना यात्रा शुरू की थी। चुनावों का प्रचार करते हुए 21 मई 1991 को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम नामक आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की एक बम विस्फोट में हत्या कर दी। आरोप था कि राजीव गांधी परिवार के नजदीकी बताए जाने वाले इतालवी व्यापारी ओत्तावियो क्वात्रोक्की ने इस मामले में बिचौलिए की भूमिका अदा की, जिसके बदले में उसे दलाली की रकम का बड़ा हिस्सा मिला। कुल 400 बोफोर्स तोपों की खरीद का सौदा 1.3 अरब डॉलर का था। आरोप है कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारत के साथ सौदे के लिए 1.42 करोड़ डॉलर की रिश्वत बांटी थी।
काफी समय तक राजीव गांधी का नाम भी इस मामले के अभियुक्तों की सूची में शामिल रहा, लेकिन उनकी मौत के बाद नाम फाइल से हटा दिया गया। सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई, लेकिन सरकारें बदलने पर सीबीआई की जांच की दिशा भी लगातार बदलती रही। एक दौर था जब जोगिंदर सिंह सीबीआई चीफ थे, तो एजेंसी स्वीडन से महत्वपूर्ण दस्तावेज लाने में सफल हो गई थी। जोगिंदर सिंह ने तब दावा किया था कि केस सुलझा लिया गया है, बस देरी है तो क्वात्रोक्की को प्रत्यर्पण कर भारत लाकर अदालत में पेश करने की। उनके हटने के बाद सीबीआई की चाल ही बदल गई। इस बीच कई ऐसे दावपेंच खेले गए कि क्वात्रोक्की को राहत मिलती गई। दिल्ली की एक अदालत ने हिंदुजा बंधुओं को रिहा किया, तो सीबीआई ने लंदन की अदालत से कह दिया कि क्वात्रोक्की के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। अदालत ने क्वात्रोक्की के सील खातों को खोलने के आदेश जारी कर दिए। नतीजतन क्वात्रोक्की ने रातों रात उन खातों से पैसा निकाल लिया। 2007 में रेड कॉर्नर नोटिस के बल पर ही क्वात्रोक्की को अर्जेंटीना पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह 20-25 दिन तक पुलिस की हिरासत में रहा। सीबीआई ने काफी समय बाद इसका खुलासा किया। सीबीआई ने उसके प्रत्यर्पण के लिए वहां की कोर्ट में काफी देर से अर्जी दाखिल की। तकनीकी आधार पर उस अर्जी को खारिज कर दिया गया, लेकिन सीबीआई ने उसके खिलाफ वहां की ऊंची अदालत में जाना मुनासिब नहीं समझा। नतीजतन क्वात्रोक्की जमानत पर रिहा होकर अपने देश इटली चला गया। पिछले 12 साल से वह इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की सूची में है। सीबीआई अगर उसका नाम इस सूची से हटाने की अपील करने जा रही है, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि कानून मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल और सीबीआई क्वात्रोक्की को बोफोर्स मामले में दलाली खाने के मामले में क्लीन चिट देने जा रही है। यह ऐसा मसला है जिस पर 1989 में राजीव गांधी की सरकार चली गई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह हीरो के तौर पर उभरे थे। यह अलग बात है कि उनकी सरकार भी बोफोर्स दलाली का सच सामने लाने में विफल रही थी। बाद में भी समय समय पर यह मुद्दा देश में राजनीतिक तूफान लाता रहा। इस प्रकरण के सामने आते ही जिस तरह की राजनीतिक हलचल शुरू हुई, उससे साफ है कि बोफोर्स दलाली आज भी भारत में बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। इस मामले को सीबीआई ने जिस तरह से भूमिका निभाई है, उसकी विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों और लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर आलोचना की गई है। ध्यान योग्य कुछ बिंदु ये हैं। 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट करने में अत्यधिक देरी। 2. अनुरोध पत्र, लेटर्स रोगेटरीज भेजने में देरी। 3. 2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील न करना। 4. क्वात्रोची के लंदन के बैंक खाते को पुनः चालू डिफ्रीज कर देना। 5. अर्जेंटीना से क्वात्रोची के प्रत्यर्पण के लिए एक बहुत ही कमजोर केस बनाना। 6. इसके बाद भी निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील न करना। 7. इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लेना। 8. और अंततः क्वात्रोची के खिलाफ मुकदमे को वापस ले लेना। प्रमुख घटनाक्रम 24 मार्च 1986 भारत सरकार और स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। यह सौदा भारतीय थल सेना को 155 mm की 400 होवित्जर तोप की सप्लाई के लिए हुआ था। 16 अप्रैल 1987 यह दिन भारतीय राजनीति और मुख्यतः कांग्रेस के लिए भूचाल लाने वाला सिद्ध हुआ। स्वीडन के रेडियो ने दावा किया कि कंपनी ने सौदे के लिए भारत के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और रक्षा विभाग के अधिकारी को घूस दिए हैं। 60 करोड़ रुपए घूस देने का दावा किया गया। राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे।
20 अप्रैल 1987 लोकसभा में राजीव गांधी ने बताया था कि न ही कोई रिश्वत दी गई और न ही बीच में किसी बिचौलिए की भूमिका थी। 6 अगस्त 1987 रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय कमेटी जेपीसी का गठन हुआ। इसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री बी शंकरानंद ने किया। फरवरी 1988 मामले की जांच के लिए भारत का एक जांच दल स्वीडन पहुंचा। 18 जुलाई 1989 जेपीसी ने संसद को रिपोर्ट सौंपी। नवंबर 1989 भारत में आम चुनाव हुए और कांग्रेस की बड़ी हार हुई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे। 26 दिसंबर 1989 नए प्रधानमंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने बोफोर्स पर पाबंदी लगा दी। 22 जनवरी 1990 सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया। मामला एबी बोफोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आर्डबो, कथित बिचौलिए विन चड्ढा और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ दर्ज हुआ। फरवरी 1990 स्विस सरकार को न्यायिक सहायता के लिए पहला आग्रह पत्र भेजा गया। फरवरी 1992 बोफोर्स घपले पर पत्रकार बो एंडरसन की रिपोर्ट से भूचाल आ गया। दिसंबर 1992 मामले में शिकायत को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया। जुलाई 1993 स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने ओत्तावियो क्वात्रो की और मामले के अन्य आरोपियों की अपील खारिज कर दी। क्वात्रो की इटली का एक व्यापारी था जिस पर बोफोर्स घोटाले में दलाली के जरिए घूस खाने का आरोप था। इसी महीने वह भारत छोड़कर फरार हो गया और फिर कभी नहीं आया। फरवरी 1997 क्वात्रोकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट एनबीडब्ल्यू और रेड कॉर्नर नोटिस जारी की गई। मार्च से अगस्त 1998 क्वात्रोकी ने एक याचिका दाखिल की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि उसने भारत के कोर्ट में हाजिर होने से इनकार कर दिया था। दिसंबर 1998 स्विस सरकार को दूसरा रोगैटरी लेटर भेजा गया और गर्नसी एवं ऑस्ट्रिया से स्विट्जरलैंड पैसा ट्रांसफर किए जाने की जांच का आग्रह किया गया। रोगैटरी लेटर एक तरह का औपचारिक आग्रह होता है जिसमें एक देश दूसरे देश से न्यायिक सहायता की मांग करता है। 22 अक्टूबर 1999 एबी बोफोर्स के एजेंट विन चड्ढा, क्वात्रोकी, तत्कालीन रक्षा सचिव एस के भटनागर और बोफोर्स कंपनी के प्रेसिडेंट मार्टिन कार्ल आर्डबो के खिलाफ पहला आरोप पत्र दाखिल किया गया। मार्च से सितंबर 2000 सुनवाई के लिए चड्ढा भारत आया। उसने चिकित्सा उपचार के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगी थी लेकिन उसकी मांग खारिज कर दी गई थी। सितंबर से अक्टूबर 2000 हिंदुजा बंधुओं ने लंदन में एक बयान जारी करके कहा कि उनके द्वारा जो फंड आवंटित किया गया उसका बोफोर्स डील से कोई लेना देना नहीं था। हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया और क्वात्रोकी के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल की गई। उसने सुप्रीम कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी के फैसले को पलटने का आग्रह किया था लेकिन जब उससे जांच के लिए सीबीआई के समक्ष हाजिर होने को कहा तो उसने मानने से इनकार कर दिया। दिसंबर 2000 क्वात्रोकी को मलेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन बाद में जमानत दे दी गई। जमानत इस शर्त पर दी गई थी कि वह शहर नहीं छोड़ेगा। अगस्त 2001 भटनागर की कैंसर से मौत हो गई। दिसंबर 2002 भारत ने क्वात्रोकी के प्रत्यर्पण की मांग की लेकिन मलेशिया के हाई कोर्ट ने आग्रह को खारिज कर दिया। जुलाई 2003 भारत ने यूके को अनुरोध पत्र लेटर ऑफ रोगैटरी भेजा और क्वात्रोकी के बैंक खाते को जब्त करने की मांग की। फरवरी मार्च 2004 कोर्ट ने स्वर्गीय राजीव गांधी और भटनागर को मामले से बरी कर दिया।
मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वात्रोकी के प्रत्यर्पण की भारत की मांग को खारिज कर दिया। मई से अक्टूबर 2005 दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदुजा बंधु और एबी बोफोर्स के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया। 90 दिनों की अनिवार्य अवधि में सीबीआई ने कोई अपील दाखिल नहीं की। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अजय अग्रवाल को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील दाखिल करने की अनुमति दी। जनवरी 2006 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीआई को निर्देश दिया कि क्वात्रोकी के खातों के जब्त करने पर यथापूर्व स्थिति बनाए रखा जाए, लेकिन उसी दिन पैसा निकाल लिया गया। फरवरी-जून 2007 इंटरपोल ने अर्जेंटीना में क्वात्रोती को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 3 महीने बाद अर्जेंटीना के कोर्ट ने प्रत्यर्पण के भारत के आग्रह को खारिज कर दिया। अप्रैल-नवंबर 2009 सीबीआई ने क्वात्रोकी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लिया और चूंकि प्रत्यर्पण का बार-बार का प्रयास विफल हो गया था, इसलिए मामले को बंद करने की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी। बाद में अजय अग्रवाल ने लंदन में क्वात्रोकी के खाते संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन सीबीआई ने याचिका का जवाब नहीं दिया। दिसंबर 2010 कोर्ट ने क्वात्रोकी को बरी करने की सीबीआई की याचिका पर फैसले को पलट दिया। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल ने क्वात्रोकी और चड्ढा के बेटे से उन पर बकाया टैक्स वसूलने का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को निर्देश दिया। फरवरी-मार्च 2011 मुख्य सूचना आयुक्त ने सीबीआई पर सूचनाओं को वापस लेने का आरोप लगाया। 1 महीने बाद दिल्ली स्थित सीबीआई के एक स्पेशल कोर्ट ने क्वात्रोकी को बरी कर दिया और टिप्पणी की कि टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई को देश उसके प्रत्यर्पण पर खर्च नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले ही करीब 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अप्रैल 2012 स्वीडन पुलिस ने कहा कि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन द्वारा रिश्वतखोरी का कोई साक्ष्य नहीं है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन से राजीव गांधी की गहरी दोस्ती थी। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट में अमिताभ बच्चन पर भी रिश्वतखोरी में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन बाद में उनको निर्दोष करार दे दिया गया था। 13 जुलाई 2013 सन 1993 को भारत से फरार हुए क्वात्रोकी की मृत्यु हो गई। तब तक अन्य आरोपी जैसे भटनागर, चड्ढा और आडबो की भी मौत हो चुकी थी। 1 दिसंबर 2016, 12 अगस्त 2010 के बाद करीब 6 साल के अंतराल के बाद अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। 14 जुलाई 2017 सीबीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार अगर आदेश दें तो वह फिर से बोफोर्स मामले की जांच शुरू कर सकती है। 2 फरवरी 2018 सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल करके दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 के फैसले को चुनौती दी। 1 नवंबर 2018 सीबीआई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में बोफोर्स घोटाले की जांच फिर से शुरू किए जाने की मांग को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई 13 साल की देरी से अदालत क्यों आई। आरोप एवं आलोचना। 1 राजीव गांधी पर सबसे बड़ा आरोप 64 करोड़ के बोफोर्स घोटाले में संलिप्त होने का लगा, जिसके कारण उनको प्रधानमंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा। 2 उन पर दूसरा बड़ा आरोप शाहबानो प्रकरण में लगा, जब उन्होंने संसद में कांग्रेस के प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उल्टा विधेयक पारित करवा लिया। 3 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के संदर्भ में राजीव द्वारा दिए गए वक्तव्य की भी बड़ी आलोचना हुई। राजीव ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती ही है। 4 1991 में श्वेजर इलस्ट्रियट नामक पत्रिका ने राजीव पर स्विस बैंकों में 2.5 बिलियन स्विस फ्रैंक काले धन रखने का आरोप लगाया और यह आरोप भी सत्य साबित हुआ।
1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया था कि सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था KGB ने राजीव को धन मुहैया कराया था। 6. उन पर भोपाल गैस कांड के आरोपी वारेन एंडरसन को रिश्वत लेकर देश से भगाने का आरोप भी लगाया गया है।